सर जी, हमने कंसिडरेशन रिसीव्ड की बात करनी है आज। कंसिडरेशन रिसीव्ड, कल हमने सारी बातें कॉस्ट के बारे में की थी। सर जी, वीडियो देख ली थी कि नहीं देख ली थी? अच्छा, मैंने कहा नहीं तो मैं एक क्विक रिकैप दे दूं आपके लिए। कॉस्ट ऑफ द एसेट हम कल डिस्कस कर चुके थे। आज बात आगे करनी है और आज बात होगी कंसिडरेशन रिसीव्ड की। क्या समझा जाएगा, क्या समझा जाएगा, कितने पैसे वसूल किए, क्या समझा जाएगा, कितने पैसे वसूल किए। वो कहते हैं अगर आपने कोई एसेट बेचा तो जितने पैसे वसूल किए या फेयर मार्केट वैल्यू जो हायर होगा समझा जाएगा वो कंसिडरेशन रिसीव्ड। दूसरे नंबर पे अगर मैंने वैगनार ली है और कल्टस दी है तो कल मैंने आपको बताया था कि वैगनार की कॉस्ट क्या होगी, कल्टस की। फिर यार जो गाड़ी दी है उसकी फिर यही हुई है ना बात। आज अगला सवाल है कि कल्टस कितने की बिकी। मैंने कल्टस देके वैगनार ली थी ना, कल्टस कितने की बिकी? जो वैगनार की फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट रिसीव्ड shall be considered as the consideration received in kind। भैया मेरी बात समझ आ रही है? तीसरी बात, अगर एसेट गुम गया, डिस्ट्रॉय हो गया तो कंसिडरेशन रिसीव किसके बराबर होगी? सर जी, इंश्योरेंस वालों ने जितने पैसे दिए उसके बराबर होगी। सर जी, मैं जा रहा था गाड़ी पे, सामने एक गाड़ी आगे टकरा गई। वो बंदा आया आके बदतमीजी करने लग गया कि भाई ये क्या तरीका है। मैंने कहा तुम्हारी गाड़ी कितने की है? कहता है 26 लाख की। मैंने 26 लाख का चेक बना के उसको दे दिया। ये जो सेटलमेंट हुई है, आप इसको बोलते हैं सेटलमेंट। सर ये उसकी गाड़ी कितने की बिकी? 26 लाख की बिकी। केस नंबर 2, केस नंबर 2 ये है कि भाई मैंने उसको कहा मेरा तो कोई कसूर नहीं है। वो कहता है तुम्हारा कसूर है। मैंने कहा मेरा कसूर नहीं है, मामला अदालत में चला गया। अदालत ने कहा अली इमरान साहब आप 20 लाख रुपया दे दें। अब जो मैंने 20 लाख रुपया दिया उस बंदे के लिए कंसिडरेशन क्या होगी? सर अगर कोर्ट ने जो फैसला किया है वो, या सेटलमेंट हो गई वो, या इंश्योरेंस वालों ने जो पैसे दिए हैं वो, इसको कंसिडरेशन समझा जाएगा, कंसिडरेशन रिसीव। आगे चलूं भैया? पूरी गाड़ी मेरे पास आ जाएगी, उसकी गाड़ी पूरी बिक जाएगी 20 लाख। सर अगर एक बिजनेस एसेट था जिसको पर्सनली इस्तेमाल कर लिया तो ये भी डिस्पोजल है। यार पढ़ा है ना? क्या समझा जाएगा, क्या समझा जाएगा? डिस्पोजल वैल्यू क्या है? वो कहता था कंसिडरेशन रिसीव फॉर एन एसेट ट्रीटेड एज डिस्पोजल ऑफ व्हेन अप्लाइड टू पर्सनल यूज और इज डिस्कार्टेड और सीज टू बी यूज शैल बी द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट डिटरमिन्ड एट द टाइम इट इज अप्लाइड टू पर्सनल यूज और डिस्कार्टेड और सीज टू बी यूज इन बिजनेस। सर जिस दिन वो एसेट पर्सनल यूज में लेके आए उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू shall be determined to be the consideration received। सर जी कल आपके साथ एक बार डिस्कस हुई थी। मैंने कहा था लीज खत्म होती है तो मालिक कौन होता है उस एसेट का? लेसी। लीज खत्म हो गई तो उस एसेट का मालिक लेसी बन गया। और अगर लेसी उस एसेट का मालिक बन गया तो क्या होगा?
लेसी उस एसेट का मालिक बन गया, लेसी उसको रिकॉर्ड करेगा किस वैल्यू पर देखा जाएगा। मेच्योरिटी ऑफ द लीज है, लीज टर्म खत्म हो गई है तो रेजिडुअल वैल्यू, शाबाश। और अगर अभी मेच्योरिटी खत्म नहीं हुई, प्री मेच्योर सेटलमेंट है, बारगेन पर। यार यही पढ़ाया था सर जी। आप जरा दूसरे एंगल पर आ जाए, लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे। बैंक ने किस्तें खत्म हो गई, बैंक ने गाड़ी मुझे दे दी, क्या समझा जाएगा बैंक ने कितने की बेची? रेजिडुअल वैल्यू। बैंक के मुताबिक भी क्या होगी? रेजिडुअल वैल्यू होगी। हाँ, बैंक ने एक शर्त लगा दी, उसने कहा समझा ये जाएगा कि आपने रेजिडुअल वैल्यू की बेची है, अलबत्ता अगर रेजिडुअल वैल्यू प्लस लीज रेंटल्स ग्रेटर देन कॉस्ट हो तो कंसिडरेशन रिसीव्ड क्या होगी? रेजिडुअल वैल्यू के कंसिडरेशन रिसीव्ड क्या होगी? रेजिडुअल वैल्यू के बराबर होगी। सर जी मेरी बात समझ आ गई है? कंसिडरेशन रिसीव्ड क्या होगी? रेजिडुअल वैल्यू के बराबर होगी। सर सॉरी, रेजिडुअल वैल्यू प्लस लीज रेंटल अगर कॉस्ट के बराबर ना हो, सर ये होता ही है, आप मुझे खुद बताएं। लीज रेंटल ज्यादा ही होता है, तो रेजिडुअल वैल्यू लीज रेंटल मिला के हमेशा कॉस्ट से ज्यादा ही होंगे। सर समझ आ रही है? तो भाई ये वाली बात हो, अगर दो या दो से ज्यादा एसेट्स को इकट्ठा डिस्पोज किया हुआ, अगर दो या दो से ज्यादा एसेट्स को इकट्ठा डिस्पोज किया है, तो इस केस में सेल प्रोसीड किसके बराबर होगी? मैंने कल आपको एग्जांपल दी थी वॉशिंग मशीन की, याद है? दूसरी क्या चीज थी वॉशिंग मशीन के साथ? जी सर, वॉशिंग मशीन और स्पिनर दोनों इकट्ठा बेच दिया। कितने का? 2 लाख का। यार 1 लाख का खरीदा था, 2 लाख का बेच दिया। वॉशिंग मशीन की फेयर मार्केट वैल्यू क्या है? 1,10,000। स्पिनर अकेले की फेयर मार्केट वैल्यू क्या है? 1,05,000। सवाल यह है कि वॉशिंग मशीन के बारे में क्या समझाया जाएगा? कितने की बिकी? फेयर मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल तो गिवन है, उसी बेस पर इसको क्या कर देंगे? अपोर्शन कर देंगे। $110 डिवाइडेड बाय 215 मल्टीप्लाई बाय, जी बताइएगा। सर जी ये तसव्वुर की जाएगी एज द कॉस्ट, ये तसव्वुर की जाएगी एज द सेल प्रोसीड या कंसिडरेशन ऑफ द मशीन। सर जी चलें आगे। जहां दो या दो से ज्यादा एसेट डिस्पोज ऑफ हुए हों इकट्ठे, वहां पर कंसिडरेशन किसके बराबर होगी? अपोर्शन कर देंगे। अपोर्शन अमंग द एसेट डिस्पोज्ड ऑफ इन प्रोपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव फेयर मार्केट वैल्यूज डिटरमिन्ड एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन। आगे, द बोर्ड में प्रिस्क्राइब रूल्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड। बोर्ड रूल्स प्रिस्क्राइब कर सकता है, बोर्ड रूल्स प्रिस्क्राइब कर सकता है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड। सर जी मेरी बात समझ आ रही है भाई?
ये बात आ गई। अब आगे चलते हैं। सर जी मैं आपको ये सारी बातें बता चुका, ये E10 है। अब एक्सरसाइज करने का टाइम है। पहले कॉस्ट वाले सवाल किए हुए हैं, साथ के साथ इन्हीं को ही डिस्कस कर लेते हैं। यार शाबाश, बहुत अच्छी बात आपने बताई है। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग किधर है? अच्छा जनाब, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के साथ लफ्ज आ रहा है मींस। ये वो अंडरटेकिंग है जो पाकिस्तान में हो, कितने बंदे हो इसमें, अगर तासियां 10 से ज्यादा बंदे हैं और काम ऑटोमेटेड सिस्टम है। ऑटोमेटेड सिस्टम का मतलब है इन्वॉल्व द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज मैकेनिकली ट्रांसमिटेड एंड नॉट जनरेटेड बाय ह्यूमन और एनिमल एनर्जी। ऑटोमेटेड सिस्टम है, मेनली जो टास्क है वो बिजली से चलने वाला काम है, इंसानी नफरी ज़्यादा दरकार नहीं है। सर इसको कहते हैं कि अगर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग हो और 10 या 10 से ज़्यादा लोग हों ऑटोमेटेड इंडस्ट्री में, जहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से काम हो रहे हैं, ह्यूमन या एनिमल एनर्जी दरकार ना हो, उसमें बंदे हों 10 या 10 से ज़्यादा, तो वो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। अगर automated system now does not involve the use of electrical energy or any other form of energy and is not generated by human, तो 20 या 20 से ज़्यादा लोग, यानी अगर ऑटोमेटेड सिस्टम है तो 10 लोग हो, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है। अगर ऑटोमेटेड सिस्टम नहीं है तो 20 लोग हो। तो यार मेरी बात पिक कर गए हो? सर ये तादाद बताई है उसने। काम क्या कर रहे हो? गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स ऑन मटेरियल और द सब्जेक्शन ऑफ गुड्स ऑन मटेरियल टू एनी प्रोसेस विच सब्सटेंशियली चेंजेस देयर ओरिजिनल कंडीशन। सर जी मेरे जहन से बात ना होता, जब मैं पिछली क्लास में ही बताना भूल गया, मैंने फुल फ्लेज वो वाला न्यूमेरिकल कल करके उसकी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी है। उसको डिटेल से देखिए, मुझे इसके कि मैंने वो सॉल्यूशन शेयर कराया हुआ था, आप लोगों की तरफ से क्यूरी थी, सवाल भी ट्रिकी था। अगर आप लोगों को ये सवाल बहुत अच्छे से पिक नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैंने मुश्किल टेस्ट बनाया है ताकि मैं आपको ये वाले सवाल प्रैक्टिस कराऊंगा ना, इंशाल्लाह आपको पेपर में सवाल आसान लगेंगे इंशाल्लाह। तो ये तो सवाल काफ़ी ट्रिकी सवाल था, और ये आई कैप में जितने सैलरी के मुश्किल सवाल आए उनमें सबसे मुश्किल सवाल था। तो मैंने इंटेंशनली कोशिश करता हूँ आपका ना, वो कहते हैं लेवल ज़रा ऊपर आ जाएगा, फिर एक आसान सवाल आपको रिलेटिवली आसान लगेगा। ये सवाल फिर मैं देने के बाद सिर्फ सॉल्यूशन पे इक्तफा नहीं कर रहा, या क्लास में 2 मिनट की डिस्कशन करके आपको को कि हाँ बस ऐसे ऐसे होना था, पूरा सवाल फुल फ्लेज कराकर वीडियो शेयर कर दी है, क्लास का टाइम भी बचा लिया है। आउट ऑफ द क्लास कल मैं 6 से लेकर 7 बजे तक वीडियो रिकॉर्ड कराता रह गया हूँ। टारगेट ये है कि टाइम आप लोगों का भी बच जाए और आपके पास रिकॉर्ड भी हो जाए। अब जिस बच्चे ने नहीं भी हल किया या टेस्ट नहीं परफॉर्म किया, वो जब भी टेस्ट परफॉर्म करेगा साथ उसके पास वीडियो मौजूद होगी। और अगर फिर भी तौफीक नहीं हो रही कभी भी टेस्ट परफॉर्म करने की, तो भी चुप करके वो वाली वीडियो देख लो, काम की वीडियो। सर समझ आ रही है? तो इस वजह से आप लोगों को ख़ास तौर पे कह दिया, सारे ग्रुप्स में शेयर कर दिया है। मैं खुद कह रहा हूँ ये सवाल मुश्किल था, अगर मैं आपकी जगह पे होता, जितनी सैलरी की मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये सवाल मुझे आता तो मैं भी एकदम फौरी तौर पे इसको बहुत अच्छा परफॉर्म ना कर पाता। ठीक है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ।
लेकिन ये वाला सवाल देने के बाद एक वो आम सवाल जिसमें हर फिगर को मल्टीप्लाई बाय 12 करना होता है, आपको मजाक लगेगा, ले है की है असी तो वो वाला किया है जो 11 अलहदा करो तो एक है ना सर बात। तो भाई आपको तो नेक्स्ट लेवल का प्रो लेवल का सवाल कराया हो तो ये जिसको सिंपल मल्टीप्लाई करना होगा ये सवाल आपको आसान लगेगा। सर ये असल में थीम थी सवाल की। लो सर सारी चीजें बहुत अच्छे से तैयार करनी है, आगे मिड भी आ रहा है उसकी भी तैयारी करनी है। मिड के लिए सबसे नंबर 1 कौन सा एरिया है? बिजनेस। बिजनेस और कैपिटल गेन पर फुल जोर देना है आपने, बाकी बैलेंसिंग फिगर ही है जो भी है, बिजनेस और कैपिटल गेन। चूंकि इन दो मैं आपको इसकी लॉजिक समझाता हूं यार, बाकी सारों का टेस्ट हो गया हुआ है, बिजनेस का और कैपिटल गेन का टेस्ट अभी तक नहीं हुआ, तो हमारा मेन फोकस ये 2 एरियाज होंगे। लो सर तो मैंने कहा मैं बात भूल ना जाऊं, मैंने रिकॉर्ड करा के आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। टेस्ट नहीं भी दिया तो ये वाली वीडियो जरूर देख लेना। लो सर विच इज एंगेज इन, सर अगर गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स और मटेरियल और द सब्जेक्शन ऑफ गुड्स और मटेरियल टू एनी प्रोसेस विच सब्सटेंशियली चेंजेस देयर ओरिजिनल कंडीशन। यहाँ शिप बिल्डिंग था, यहाँ जनरेशन कन्वर्जन ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और द सप्लाई ऑफ हाइड्रोलिक पावर था। यानी शिप बिल्डिंग है, जनरेशन है, कन्वर्जन है, ट्रांसमिशन है और डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड सप्लाई ऑफ हाइड्रोलिक पावर, वर्किंग ऑफ एनी माइन, ऑयल वेल और एनी अदर सोर्स ऑफ मिनरल डिपॉजिट। 1 मई 2020 को कंस्ट्रक्शन रोड्स ब्रिजेस इसको भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में शामिल कर लिया गया था। फिर रेजिडेंट कंपनी एंगेज इन होटल बिजनेस है, ये भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में शामिल कर लिया है। फिर टेलीकॉम जिसको पीटी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी से जो लाइसेंस्ड है ये भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में शामिल है। तो भाई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में क्या क्या शामिल है? पहली तो गल है पाकिस्तान में हो, दूसरी बात है ऑटोमेटेड सिस्टम है तो 10 बंदे, अदर देन ऑटोमेटेड है तो 20 बंदे। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात है काम कौन सा कर रहे हो? सर जी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स और सेल ऑफ सर्विसेज कर रहे हो, शिप बिल्डिंग कर रहे हो, जनरेशन कन्वर्जन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कर रहे हो, सर वर्किंग ऑफ माइन ऑयल वेल और अदर सोर्स हो। 1 मई 2020 अ पर्सन डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग रोड्स ब्रिजेस और अदर स्ट्रक्चर्स और द डेवलपमेंट ऑफ लैंड हो। फ्रॉम 1 जुलाई 2020 अ रेजिडेंट कंपनी एंगेज इन द होटल बिजनेस हो। रेजिडेंट कंपनी क्या होती है? इस लाइन का मैं बताता हूं सर। वो कहता है 1 जुलाई 2020 के बाद से वो वाली कंपनी जो बिजनेस कर रही है होटल का। कॉन्सेप्ट दूं सर? मुझे तो बड़ी बातें पता है, मैंने सिर्फ गिनती की बातें आपको बतानी होती है, इसका कॉन्सेप्ट सुनने। हुआ ये था कि इस टाइम पे आ गया था कोरोना। जब कोरोना आया तो लोग मूव तो नहीं कर सकते थे, होटल इंडस्ट्री सारी बैठ गई थी, लोग अपने होटल बंद कर रहे थे। आप मरी का खान नारायण में जो होटल है उससे हट के 1 मिनट के लिए सोचेंगे पीसी अवारी इस तरह के होटल्स में कितनी लोग काम करते हैं और कितना रश होता है। अब जब सब कुछ ही दुनिया ही क्लोज हो गई तो ये भी बंद हो गए। अब उस केस में हुकूमत ने कहा हम आप लोगों को क्या करें, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में शामिल करें। ये असल इसकी स्टोरी है, ठीक है सर। तो भैया रेजिडेंट कंपनी एंगेज इन द होटल बिजनेस। गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या मटेरियल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या गुड्स पर कोई सब्जेक्शन ऑफ गुड्स का मतलब है गुड्स पर लागू किया जा रहा है क्या, कोई प्रोसेस जिससे क्या हो रहा है ओरिजिनल कंडीशन तब्दील हो जाती है। ठीक हो गया? तो भाई असल में मैन्युफैक्चरिंग हो तो उसको भी वो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में शामिल होगा।
ठीक है। मैं जब मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन बताऊंगा तो भी सर आपने ग्लास लिया है और एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए कुंडा ग्लास के साथ अटैच कर करके कप बनाते जा रहे हैं, तो सर वो प्रोसेस जिसके ज़रिए कप ग्लास जो है वो कप बन रहा है, सर सब्सटेंशियल चेंज आ गई है, यूज चेंज हो गया है, ओरिजिनल कंडीशन चेंज हो गई है सर, इसी को ही मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं सर। ठीक हो गया सर। एक बंदा पाउडर डालता है मशीन में, ग्लास बाहर निकालता है, सर ओरिजिनल शेप तो बिल्कुल चेंज हो गई है सर, ये कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग वाले को टैक्स क्रेडिट्स मिलते हैं, चैप्टर नंबर 11 में पढ़ेंगे। इसको याद करना है। हाँ यार वैसे आया तो नहीं आज तक कभी, लेकिन भाई आ ही ना जाए, अगर आ गया तो तुसी बाकी सब कुछ भूल के कहना कि सर दी गलती है, इन्होंने कहा सी नहीं आना। एहतियात आमतौर पे ना इसको ये देखो यहाँ पर इस तरह का जो हो ना, जो जिस अभी तक ना आया हो और आ भी सकता हो, तो उसके लिए होता है मोटी मोटी बातें याद कर ली। मैन्युफैक्चरिंग, शिप बिल्डिंग, बिजली बना रहे हैं, जनरेशन, कन्वर्जन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सप्लाई ऑफ हाइड्रोलिक पावर, माइन, ऑयल वेल। फिर यहाँ पर क्या याद कर ले, कंस्ट्रक्शन याद कर ले, रोड ब्रिजेस की। यहाँ पर क्या याद कर ले, होटल बिजनेस याद कर ले। यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन याद कर ले। अभी सर मैं आपको बता दूँ एक फ़र्क है, जब आपने कोई चीज़ पूरा रट्टा लगाना होता है ना, तो आपको वो सारे पॉइंट्स, हर पॉइंट भी डिटेल में याद होता है। लेकिन यहाँ पर जब आपने उतनी डिटेल से नहीं जाना होता, तो आप की पॉइंट सिर्फ याद करते हैं कि यार 10, अगर 7 नंबर का सवाल आ गया तो 7 में से 5 आ जाएंगे, बिल्कुल छोड़ दिया तो फारग हो जाएगा काम। सर समझ आ रही? तो इस केस में मैं ये बात कह रहा हूँ कि कीवर्ड याद कर लें, 7 है और लफ्ज़ भी मीन्स लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इस 7 के अलावा कोई 8वां नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग, शिप बिल्डिंग, बिजली, खाने, कंस्ट्रक्शन, होटल, टेलीकम्युनिकेशन। तो 7 लाइनों की बजाय आपने 7 लफ्ज़ याद करने हैं। ये टिप आपको बताइए सर। लो सर, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग भी क्लियर हो गया। आज जरा एक काम करते हैं, E3 से शुरू। मैंने E1 आपको करवाया हुआ है, E2 भी करवाया हुआ है, E3 पे आ जाओ मेरा भाई। वो मैंने आपको कहा था मैं बाद में कराऊंगा। अब जो सवाल ये लें सर, E3 मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप जो है हम अब जो ओवर द पीरियड पढ़ते हैं, साथ के साथ मैं सारा आपको जो जो चीज़ है, जो रेलिवेंट एरिया वो समझाता भी रहूँगा और आप भी नोट करते रहना। और तीसरी बात, ये सवाल करने से आपको इतना भी अंदाज़ा होता रहेगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपको नहीं तैयार अभी। ठीक है, लो सर। XYZ Limited engaged in the business of manufacturing and sale of chemical has incurred the following expenditure। 1.5 लाख रुपया दिया स्कॉलरशिप के तौर पे मिस्टर समील को, खर्चा किया है कंपनी ने। किस पर? मिस्टर समील पर। क्या दिया है? 1.5 लाख रुपया। किसके तौर पे? स्कॉलरशिप के तौर पे। अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान फॉर हिज टेक्निकल ट्रेनिंग इन कनेक्शन विद द स्कीम अप्रूव बाय द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू under the relevant provision of the law, Mr. Sameer is not an employee of XYZ। सर मिस्टर जमील तो कंपनी का मुलाजिम भी नहीं है। अगर इसको ट्रेनिंग के लिए पैसे दिए तो क्या इनकम में से माइनस करने की इजाज़त होगी? कैसे? शाबाश। सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, ट्रेनिंग अप्रूव्ड ट्रेनिंग स्कीम के तहत किया जा रहा है, तो माइनस करने की इजाज़त होगी। जिस बच्चे को
ट्रेनिंग एक्सपेंसेस वाली बात याद है वो फौरन पिक कर लेगा, और जिनको नहीं याद वो ये बात नोट कर लें और ट्रेनिंग एक्सपेंस अच्छे से तैयार करें। एम्प्लॉय नहीं है तो तीसरे पॉइंट में उसमें लिखा हुआ है अगर सिर्फ सिटीजन भी हो तो भी माइनस करने की इजाजत होगी। ठीक है, हाँ जी, पाकिस्तान का सिटीजन हो। ठीक है, तो सर मेंटेनेंस ऑफ XYZ शेयर रिकॉर्ड हैज बीन आउटसोर्स्ड, द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड वाज 4 लाख इंक्लूडिंग द फी पेड of rupees 2,45,000 to increase the company's authorized share capital। सर जी, XYZ शेयर रिकॉर्ड को मेंटेन करने का काम आउटसोर्स कर दिया गया है। कंपनी के शेयर कैपिटल को बढ़ाने के लिए 2,45,000 रुपए की फी पे की है। सर कंपनी के शेयर कैपिटल को बढ़ाने का फायदा फौरी मिलना है या लॉन्ग टर्म में मिलता रहेगा? इसका मतलब है कि ये कैपिटल नेचर का खर्चा है और माइनस करने की इजाजत 2,45 माइनस नहीं होगा, बाकी खर्चा माइनस होगा। चलें आगे भाई। वन और 2 ये हो गया थर्ड। कंट्रीब्यूशन ऑफ रुपीज 2 लाख टू अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड XYZ Limited in its accounting system has ensured that when any payment is made from the fund to an employee, tax would be deducted at source from the amount of the payment if the amount is chargeable to tax as the salary income of the employee। सर जी मैंने तो पहली लाइन ही पढ़ी थी तो मुझे समझ आ गई थी। कंट्रीब्यूशन अनरिकॉग्नाइज्ड को की है, फारग, इनकम में से माइनस करने की इजाजत। सर जी चौथी बात, 50,000 पे किया गया मोटर व्हीकल टैक्स ऑन द कंपनीज व्हीकल। कंपनी की व्हीकल पे टैक्स पे किया गया 50,000 रुपया, क्या माइनस होगा? होगा, कंपनी की व्हीकल पे खर्चा हुआ है, माइनस होगा। अगर वो ये कह देता कैश में पे किया है तो भी माइनस होना था। अगर वो ये कह देता 2.5 लाख रुपए कैश में पे किया है तो माइनस होता। अगर वो ये कहता 3.5 लाख कैश में होता तो माइनस नहीं होना था। यही कह रहे ना आप लोग? अब सुनना, असूल और उसकी एक्सेप्शन। असूल ये है अकाउंट बैलेंस 2.5 लाख से ज्यादा, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन 25,000 से ज्यादा हो और पेमेंट कैश में की हो तो माइनस करने की इजाजत नहीं है। पहले मैंने 50,000 का है, फिर मैंने 2.5 लाख का है, फिर मैंने 3.5 लाख का। 50,000 रुपये ये वाला रूल अप्लाई नहीं हो रहा, 2.5 लाख से ज्यादा ही नहीं है, खत्म, माइनस होगा। 2.5 लाख पूरा हो तो भी 2.5 लाख से ज्यादा नहीं है, माइनस हो जाएगा। हमें क्या पता दूसरी ट्रांजैक्शन क्या है, अगर एक ही ट्रांजैक्शन है तो माइनस हो जाएगा। अलबत्ता आप सुनना, अगर 3.5 लाख रुपया है पे किया जा रहा है, कैश में पे किया जा रहा है, तो क्या माइनस करने की इजाजत होगी? इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन सॉरी अकाउंट बैलेंस 2.5 लाख से ज्यादा, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन 25,000 से ज्यादा, पेमेंट की है कैश में तो माइनस करने की इजाजत है। लेकिन इसकी एक्सेप्शन देखिए, एक्सेप्शन में लिखा हुआ है टैक्स, एक्सेप्शन में लिखा हुआ है ये मोटर व्हीकल टैक्स है, ये माइनस करने की इजाजत होगी। क्लियर होगी भाई बात? आगे आ जाओ। एक ट्रांजैक्शन 25,000 से ज्यादा की हो
अकाउंट बैलेंस 2.5 लाख से ज्यादा का हो, पेमेंट कैश में की हो, ये तीनों शर्तें पूरी हो जाएं तो माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। ये तो पता चल रहा है कि ये ट्रांजैक्शन कितने की है, हम समझेंगे कि इस अकाउंट बैलेंस में सिर्फ यही ट्रांजैक्शन है। अब ये 50,000 है तो ये तो अकाउंट बैलेंस 2.5 लाख से कम होगा, ये तो बगैर बहस के माइनस करने की इजाजत होगी। सजी क्लियर होगी बात? आगे चलते हैं। 5 लाख रुपए पे किया है वैल्यूएशन ऑफ द एसेट पर, जो दूसरी कंपनी है, जो एसेट हमने, जिसको अभी हमने एक्वायर करना है। यार कुछ जलने की स्मेल आ रही है, आपको भी आ रही है? भाई प्लीज मैनेज। सर जी 5 लाख रुपए paid for the valuation of the asset of another company which XYZ Limited intends to। सर जी 5 लाख रुपए पे किया जाएगा वैल्यूएशन ऑफ द एसेट के लिए जो XYZ लिमिटेड इंटेंड करते हैं एक्वायर करना। सर जी ये हैं राइट नहीं भैया, अभी राइट कहाँ, अभी तो खरीदने का नियत बनाई है, 5 लाख खर्चा कर दिया, माइनस करेंगे या नहीं? सर जी पहली बात भैया, ये क्या इस बिजनेस से रिलेटेड खर्चा है? इस बिजनेस से रिलेटेड खर्चा, हम करंट बिजनेस जो कर रहे हैं उससे रिलेटेड खर्चा नहीं है, एक बात। दूसरा, अगर कोई बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं, अगर कोई बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं तो भैया देखना ये भी है कि जो बिजनेस हम एक्वायर कर रहे हैं उसका ये फिजिबिलिटी स्टडी का खर्चा है। सर जी समझ आ रही? दोनों केसेस में माइनस नहीं होना। माइनस तो तब होगा कि वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा हो सोली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस हो। अगर हम इसको वो मान भी लें तो भी अगली कंपनी के एसेट्स की वैल्यूएशन करा रहे हैं। सजी समझ आ रही है? तो अगर ये कंपनी खुद ही करा रही है तो फिर तो जिस कंपनी की वैल्यूएशन हो रही है उस कंपनी की कॉस्ट में ये 5 लाख शामिल हो जाएगा जब वो एक्वायर करेंगे। तो बाहर हैं नहीं भैया, वो तो प्री कमेंसमेंट है ना, एक तरफ वो चीज है। यानी आप ये समझिए कि आप कोई एसेट एक्वायर कर रहे हैं, अगर आप कोई एसेट एक्वायर कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड ये कॉस्ट है, ये इंसिडेंटल कॉस्ट है, ये उस एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा, ये माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। आसान अल्फाज में सच्ची समझ आ रही है? ये माइनस नहीं होना किसी तौर पे भी। 45,000 रुपए पेनल्टी दी है, लेट रिटर्न फाइल की थी। और यार ये तो पड़ा हुआ है ना, पेनल्टी माइनस। सर नया कंप्यूटर खरीदा है 3 लाख रुपए का, इंस्टॉलेशन हुई है 25 जुलाई 2023 को। अब इस सवाल में कुछ एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन से रिलेटेड भी थी, तो मुझे ये सवाल इसी टाइम पर ही कराना था। सर जी देखिएगा, सर जी जब तक एसेट अवेलेबल फॉर यूज ही नहीं है डेप्रिसिएशन तो सर जी ये 15 जुलाई को अवेलेबल हुआ है, इंस्टॉल हुआ है, तो भाई उस यानी टैक्स ईयर 2023 में कोई डेप्रिसिएशन। वैसे अगर न्यू कंप्यूटर होता तो इनिशियल अलाउंस मिलना था, इनिशियल अलाउंस मिलना था। इसने नया कंप्यूटर खरीदा है। अच्छा कौन से एसेट एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट नहीं, हम डिस्कस कर लेते हैं। सर बिल्डिंग एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है, फर्नीचर एंड फिटिंग एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है। हाँ व्हीकल नॉट अप्लाइंग फॉर हायर एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है, और सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट वो एसेट जो पहले ही एज डिडक्शन अलाउगे। यार यही 5 है ना।
सर ये कंप्यूटर नया एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट है, इस पर इनिशियल अलाउंस मिलना था 25% के हिसाब से। अब असल गेम क्या हुई है, ये इंस्टॉल ही बाद में हुआ है, तो ये तो रिकॉर्ड ही अगले साल में होगा और अगले साल इनिशियल अलाउंस भी मिलेगा और डेप्रिसिएशन भी। तो यार मेरी बात पिक कर गए हो? लो सर, इनिशियल अलाउंस, सर इनिशियल अलाउंस तब माइनस करते ना जब एसेट को रिकॉर्ड करते। आप इस टैक्स ईयर में जो 30 जून 2023 पर खत्म हो रहा है, इस पर तो ये एसेट रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो फिर इनिशियल अलाउंस भी माइनस नहीं होगा। चलें आगे भाई। कंपल्सरी एनुअल फी 2 लाख रुपए पे किया कैश में इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड को, माइनस करने की इजाजत हो गई या नहीं? अब ये भी वही वाली बात है सर। स्टेप नंबर 1, अकाउंट बैलेंस 2.5 लाख ज्यादा, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन 25,000 से ज्यादा, पेमेंट कैश में हो रही तो ये अलाउड एज डिडक्शन नहीं होगा। अलबत्ता अगर फ्रेट है, अगर पोस्टेज है, अगर ट्रेवल फेयर है, अगर यूटिलिटी है, अगर फी है, सर कौन सी फी? जो सरकारी इदारे को जमा कराई है। यार मेरी बात पिक कर रहे हो? तो माइनस करने की इजाजत होगी। शाबाश। वैसे भी हो जानी थी। यस आप ठीक कह रहे हो, वैसे भी हो जानी थी। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गया फारूक भाई। डोनेशन इन पाकिस्तान टू अ रिलीफ फंड रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ सिंध, डोनेशन दिया, इनकम में से माइनस करने की इजाजत होगी। सर जी 15,30,000 रुपए का ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, किसने किया है? टेक्निकल मैनेजर ने किया है। किस लिए किया है? मशीन खरीदने के लिए किया है। कहां पर? जापान गया है। बताइए ये 15,30,000 का खर्चा माइनस करने की इजाजत होगी? वो कहता है ये कैपिटल एसेट को खरीदने के लिए खर्चा किया, एसेट को खरीदने के लिए खर्चा किया है, ये उससे रिलेटेड खर्चा है, तो ये उसकी कॉस्ट का हिस्सा बनेगा, ये उसकी कॉस्ट का हिस्सा बनेगा, माइनस नहीं होगा। सर ये दो रह गए आखिरी, बड़े अच्छे सवाल हैं यार, ये ध्यान से समझना। कैश फ्लो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि 2 मिलियन पे किया है, लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस टू वन ऑफ द कंपनी कंसल्टेंट, द सेड अमाउंट वाज ओवरड्यू सिंस टैक्स ईयर 2016, XYZ लिमिटेड हैज क्लेम्ड दिस अमाउंट एज एन एक्सपेंस इन टैक्स ईयर 2023। जी भाई, कैश फ्लो स्टेटमेंट ने शो किया है कि अमाउंट कितनी है? 2 मिलियन, यानी 2 मिलियन पे कर दिया। ये वाला खर्चा 2016 का था और अब 2023 में पे हुआ है, क्या माइनस करने की इजाजत होगी? सोच के जवाब देना है। सर देखें, जब भी कोई सवाल आए तो ज़हन में एक बार तो सोचना है ना कि यार किताब में इससे रिलेटेड कुछ पढ़ा तो नहीं है। सर जी शाबाश भैया, 2016 का खर्चा था, 2016 में माइनस किया, 2017 में पे नहीं किया, 2018 में पे नहीं किया, 2019 में पे नहीं किया, 2020 में दोबारा, यार यही पढ़ाया हुआ ना, 2020 में दोबारा इनकम में शामिल हो जाएगा। सब्सिक्वेंटली 2021 गया, 2022 गया, 2023 में पे कर दिया। सब्सिक्वेंटली अगर 2023 में पे किया तो दोबारा माइनस करने की इजाजत हो। यार मेरी बात पिक कर गए हो? सर ये असल गेम है। तो भैया वो जो 9th मासूम सा सवाल लग रहा था, उसके अंदर ये सारी स्टोरी छुपी हुई थी।
सर जी मेरी बात पिक कर गए हैं, आगे चलते हैं। XYZ लिमिटेड एंटर्ड, अब ये भी बड़ी ध्यान से स्पेकुलेशन की नॉलेज है भैया। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये पूरे चैप्टर 7 चैप्टर 8 के कुछ हिस्सों का आपको एक्सरे करके ये बता रहा है भैया। एक बार सोच लो कितना कितना समझ आया है, कितना नहीं आया, कितनी तैयारी हुई, कितनी नहीं हुई। सर समझ आ रही है? तो ये सवाल एंड पे इसलिए कराया है, एक तो ये पूरी इनसाइट नॉलेज आपसे सवाल हो तो फिर आप ये वाला सवाल करें। दूसरा, एक बार जरा सारा एरिया रिवाइज हो जाता है। जिस जिस एरिया को इस सवाल में टच किया मैंने सारे डिटेल से पढ़ाए, मैंने वो तकरीबन पूरा एरिया ही बता दिया। सर अगला ये आ गया, जरा आप ये सवाल ध्यान से पढ़ो, देखते हैं स्पेकुलेशन की कितनी समझ है आपको। XYZ लिमिटेड ने कॉन्ट्रैक्ट किया परचेज ऑफ रॉ मटेरियल का, जो कि यूज हुआ था बिजनेस ऑफ एडिबल ऑयल में टू गार्ड अगेंस्ट लॉस थ्रू प्राइस फ्लक्चुएशन। मैच्योरिटी वाले दिन XYZ ने एक्चुअल डिलीवरी नहीं ली और कॉन्ट्रैक्ट सेटल कर दिया बाय पेमेंट ऑफ 950,000। जी भाई, स्टेप नंबर 1 प्राइस फ्लक्चुएशन है। स्टेप नंबर 2 उससे फायदा उठाने के लिए। स्टेप नंबर 3 एक्चुअल डिलीवरी का ना लेना। ये सारी शर्तें पूरी हो रही हैं स्पेकुलेशन बिजनेस की। हाँ, इसकी एक्सेप्शन में पहली एक्सेप्शन क्या थी? रॉ मटेरियल का कॉन्ट्रैक्ट किया है ताकि एक्चुअल डिलीवरी जो गुड्स करनी है उसमें लॉस ना हो, और ये एक्सेप्शन थी। इसका मतलब है ये कौन सा बिजनेस होगा? सर अब इसके बारे में आप क्या लिखेंगे? इसका जवाब ये बनता है, दिस इज एन एक्सेप्शन टू स्पेकुलेशन बिजनेस एंड जो लॉस इसको। सर जी आपने 9,50,000 क्यों पे किया स्पेकुलेशन बिजनेस में? या जब आपने एक्चुअल डिलीवरी नहीं ली और सेटलमेंट हो गई है तो जो फायदा होता है वो रिसीव करते हैं, जो लॉस होता है वो। यार ऐसा ही है ना, 300 का डॉलर था 310 का हो गया, 10 रुपए का फायदा हो गया। आपने $1,000 खरीदे थे तो 10,000 वसूल किया था, याद है? सर इनकम थी ना। और अगर डॉलर 290 का हो जाता तो 10,000 उल्टा पे। यार अगर आप पे कर रहे हो तो लॉस है, अगर आप वसूल कर रहे हो तो भैया उसने 9,50,000 रुपया पे किया है, इसका मतलब है ये ट्रेडिंग बिजनेस में लॉस हुआ है और रिकॉर्ड होगा। यार मेरी बात पिक कर रहे हो? सर जी आपके पास अच्छा टाइम है, अच्छे दिन है, प्रैक्टिस शुरू करा दी है। सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार अच्छे से रिवाइज करना है, ये सवाल कराया ही इसलिए। सर जी E3 आपको करा दिया, E4 मैं आपको पहले करा चुका हूं, E5 पे चलते हैं। E5 भी, हाँ E5 में ना कुछ चीजें रहती है, जरा एक बार क्विकली मैं आपको डिस्कस करा देता हूं। सर BTL ने डिस्पोज किया है वन ऑफ इट्स व्हीकल फॉर 8 मिलियन का, और ये व्हीकल परचेज की थी कितने की? 7.8 की। हमने क्या रूल पढ़ा हुआ है? स्टेप नंबर 1 व्हीकल अगर 7.5 मिलियन से ऊपर की है कॉस्ट। स्टेप नंबर 2 सेल प्रोसीड एज पर टैक्स रूल लेंगे सर, यानी 7.5 डिवाइड बाय 7.8 मल्टीप्लाई। यार ऐसा ही है ना? तो सर इसके मुताबिक आप गेन लॉस कैलकुलेट। केस नंबर 2 देखना, 6.3 मिलियन की बेच दी है, खरीदी 7 पर, फिर दोबारा वही बात। सर जी सेल प्रोसीड एज पर टैक्स रूल लेंगे, फॉर्मूला एक्चुअल 7.65 डिवाइडेड बाय सर अलाउड 7.5 डिवाइडेड बाय एक्चुअल 7.65 मल्टीप्लाई बाय। सर जी समझ आ रही है? 5.2 भी बिल्कुल सिंपल सवाल था। 5.3 स्टेप नंबर 1 इमूवेबल प्रॉपर्टी है। स्टेप नंबर 2 सेल प्रोसीड ग्रेटर देन कॉस्ट है। स्टेप नंबर 3 क्या करेंगे?
कॉस्ट को सेल प्रोसीड के बराबर, सर कॉस्ट को सेल प्रोसीड के बराबर ले लेंगे। तो भैया ये वाला क्वेश्चन नंबर 5.3 था, मैंने ऑल दो क्लास में करवा दिया था। और 5.4 देखना, मिस्टर जे ने बिल्डिंग डिस्पोज ऑफ किया 6.5 लाख की, खरीदी थी 4 लाख की। स्टेप नंबर 1 इमूवेबल प्रॉपर्टी, स्टेप नंबर 2 सेल प्रोसीड ग्रेटर देन कॉस्ट है, सेल प्रोसीड 6.5 लाख है ना, तो कॉस्ट को किसके बराबर ले लेंगे यार, मुश्किल तो नहीं है। लो सर ई 5.5, सर जी बिल्डिंग परचेज की 5 लाख रुपए की, 70% बिजनेस में इस्तेमाल हो रही है, 30% बिजनेस में इस्तेमाल नहीं हो रही, बाद में बेच दिया 2 लाख रुपए की, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें। मैंने सेम यही स्केच बना के आपको सिखाया हुआ है। सर 2019 में डेप्रिसिएशन थी 50,000, 35,000 अलाउ होगी, 70% अलाउ होगी, 30% अलाउ नहीं होगी। फिर अगला साल आ गया, WDV कैलकुलेट करेंगे ऐसे जैसे एसेट होनली फॉर बिजनेस, 5 लाख में से 50,000 पूरा माइनस कर देंगे, 4.5 लाख आएगा, फिर 70-30 करेंगे। तो भैया 2019 में, 2020 में, 2021 में भी ऐसे ही करेंगे, फिर 2022 में बेच दिया। जिस साल बेचा WDV के अंदर ऐड बैक कर देंगे वो डेप्रिसिएशन जो अलाउड एज डिडक्शन। यार यही बात हुई थी सर, बिल्कुल वही सवाल है। 5.5, 5.6 तो मैंने नहीं, ये मैंने क्लास में नहीं कराया, लेकिन ये सवाल बड़े ही मजे का क्यों है, क्योंकि खरीदा था 8 मिलियन का, इमूवेबल प्रॉपर्टी थी, बेची थी 6.6 मिलियन की। स्टेप नंबर 1 कैपिटल है, स्टेप नंबर 1 इमूवेबल प्रॉपर्टी है सर, बिल्डिंग खरीदी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। स्टेप नंबर 2 सेल प्रोसीड ग्रेटर देन कॉस्ट है, नो कुछ भी नहीं करना चाहिए था, सिंपल गेन लॉस कैलकुलेट हो जाना था सर। 5.7 में पता क्या खास बात थी, पहले साल बिजनेस के लिए यूज और अदर के लिए यूज डिफरेंट था, दूसरे साल बिजनेस के लिए यूज और अदर पर्पस के लिए यूज डिफरेंट था। तो भाई अलहदा वर्किंग करके अलहदा निकालेंगे, जब गेन लॉस निकालना होगा तो जो नॉट अलाउड थी उसको क्या कर देंगे, ऐड बैक। 5.7 हो गया। 5.8 क्लास में कराया था सर, कंप्यूटर एक्सपोर्ट कर दिया था, यहां पर कॉस्ट को तब्दील नहीं करना बल्कि सेल प्रोसीड। 5.9 और फिर 5.10 मैंने करवाया था। 5.9 अभी इमूवेबल प्रॉपर्टी वाज सोल्ड फॉर 150,000। इमूवेबल प्रॉपर्टी कितने की बेची, 150,000। प्रॉपर्टी खरीदी कितने की थी, 100 मिलियन की। सर जी स्टेप नंबर 1 इमूवेबल प्रॉपर्टी है, स्टेप नंबर 2 सेल प्रोसीड ग्रेटर देन कॉस्ट है, स्टेप नंबर 3 कॉस्ट को किसके बराबर ले लेंगे, सेल। सर जी मेरी बात पिक कर गए, लो सर मशीन यूज हो रही थी पाकिस्तान में, यूएसए में एक्सपोर्ट कर दी। एक्सपोर्ट प्रोसीड कितनी थी, 45 मिलियन की। कॉस्ट और WDV सर ये भी गिवन है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपने सेल प्रोसीड को किसके बराबर ले जाना है, यार मुश्किल तो नहीं है। लो सर अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो सेल प्रोसीड की वैल्यू तब्दील होगी, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो कॉस्ट की वैल्यू तब्दील होगी। ये दोनों सवाल है सर। 2 बसेस वाला सवाल है, ये मैं आपको भी कराता हूँ, ये मैं खुद परफॉर्म कराता हूँ, ये डिस्कस करने वाला नहीं है। लो सर अलबत्ता ओपनिंग WDV थी 5 लाख, ड्यूरिंग द पीरियड कितने परचेज किए थे, 2। यार ये तो करा नहीं दिया था मैंने, E6 करवाया था, बिल्कुल सेम था। मैं जल्दी से ये भी करवा देता हूँ, ये भी, इसमें सिर्फ एक बात समझाने वाली है, वो ये कि आपने ओपनिंग WDV लेनी होती,
उसमें से पहले हाथ लेस कर देना है डिस्पोजल। डिस्पोजल लेस करने के बाद फिर ऐड करना है परचेजेस को, मगर पहले देखना है भाईजान, देखना क्या है, आपने परचेजेस को ऐड करना है और उसमें देखना क्या है, देखना ये है एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट है या एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है। अगर एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है तो सिंपल ऐड कर दें, और अगर एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट है तो क्या करेंगे सर, इसमें से कॉस्ट में से इनिशियल अलाउंस लेस करके जो फिगर आएगी वो लिखी। यार मेरी बात पिक कर गए हो, ये जो फाइनल WDV आएगी ना, इस अमाउंट पर डेप्रिसिएशन लेंगे, इस अमाउंट पर डेप्रिसिएशन लेंगे। सर जी मेरी बात समझ आ गई है? दिस इज E5.10। दिस इज E5. लो सर, मैंने आपको फॉर्मेट वैसे पहले भी बताया था, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा डिटेल में बता दिया है। तो अगर आपको कभी भी वो सवाल दे तो ऐसे करना है। एग्जैक्टली E6 वाला सवाल भी ऐसे ही था। E7 में तो मसला नहीं था सर, E7 जो है वो तो सिंपल इंटेंजिबल वाला सवाल था। E7 सिंपल इंटेंजिबल्स वाला सवाल था। E8 सर ब्रीफली एक्सप्लेन द टैक्स ट्रीटमेंट इन रिस्पेक्ट। अब सर असल में ये सवाल हैं ही डिस्कशन वाले। E3 भी डिस्कशन वाला सवाल है और E8। इस तरह के सवाल ज़्यादा ख़तरनाक इसलिए होते हैं कि उसमें तो फिगर लिखनी होती है, 2 3 4 फिगर लिखनी है, तो चलो 2 ट्रिकी हैं, 2 आसान है, उसका आधा आधा या एक नंबर तो मिलता है। इसमें टू द पॉइंट डिस्कस करना होता है। सर समझ आ रही है? तो ये सवाल ज़्यादा एहतियात से करने वाले होते हैं। आइजा प्राइवेट लिमिटेड हैज रीवैल्यूड इट्स बिल्डिंग इन अकॉर्डिंग विद IAS एंड कॉन्सिक्वेंटली चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन द रीवैल्यूड अमाउंट। जी क्यों भाई? सर ये नोशनल गेन है, टैक्स वाले नोशनल गेन को कंसिडर नहीं करते और ना ही उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो टैक्स वाले ना नोशनल गेन को मानते हैं, ना ही उसके ऊपर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन को अलाउ करते हैं। सर जी पॉइंट नंबर 2, आइजा प्राइवेट लिमिटेड ड्यूरिंग द ईयर हैज ओपनड एन ओवरसीज ऑफिस इन फ्रांस and has claimed initial allowance and depreciation on eligible depreciable asset। जी भाई सर एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट पर इनिशियल अलाउंस मिलता है। उसने फ्रांस में दफ्तर खोला है, नया एसेट यूज किया, इनिशियल अलाउंस मिलेगा या नहीं? सर शाबाश, इसका जवाब है उसको पाकिस्तान में इस्तेमाल करेंगे तो इनिशियल अलाउंस मिलेगा। अगर वो एसेट बाहर इस्तेमाल हुआ है तो इनिशियल अलाउंस। सर तीसरी बात, उज़ैर लिमिटेड हैज चार्ज इम्पेयरमेंट इन रिस्पेक्ट। सर इम्पेयरमेंट का नाम सुन के ही मेरे जहन में पहली बात आई है, ये नोशनल है सर, नोशनल एक्सपेंस है, ये अलाउड एज डिडक्शन नहीं होता। सर पॉइंट नंबर 4, उज़ैर लिमिटेड ने डिसकंटिन्यू कर दी अपनी मेजर प्रोडक्ट लाइन और सेलिंग और अपनी मशीनरी को सेल कर रहा है। वो उज़ैर चाह रहा है कि वो डेप्रिसिएशन क्लेम कर ले आइडल मशीन पर। सर सुनो, 2022 में कारोबार ख़त्म कर दिया और मशीनें बेचने पे लगा दी। 2023 पूरा गुजर गया, मशीनें बेचने पर ही लगाई हुई हैं, अभी बिकी नहीं है। सवाल ये कि क्या 2023 में डेप्रिसिएशन अलाउ होगी या नहीं?
सर जी वो एसेट बिजनेस में इस्तेमाल नहीं हो रहा, उस पर कोई डेप्रिसिएशन अलाउ, शाबाश। MS Sana sells a number of personal vehicle in a tax year and make a significant amount of profit in the process. पर्सनल व्हीकल बेचकर पैसे कमाए हैं, आप ये बताइए कि क्या टैक्स लगेगा या नहीं, इनकम में शामिल होगा? पर्सनल व्हीकल है, बिजनेस तो कर ही नहीं रही, इनकम फ्रॉम बिजनेस में तो शामिल नहीं होगा, कैपिटल एसेट में शामिल होगा? सर मूवेबल पर्सनल एसेट है, कैपिटल एसेट में भी शामिल नहीं होगा, तो भाई इस इनकम पे टैक्स लगेगा ही नहीं। XYZ Limited has recorded a gain on revaluation of its foreign currency balance. Sir, the gain comprise of realized and unrealized amount। ध्यान से पूरा सवाल पढ़ना है। जो गेन रियलाइज हो गया है वो तो सर यही पढ़ा है ना हमने, रियल गेन को टैक्स वाले मानते हैं, नोशनल गेन को भैया जो फॉरेन करेंसी रीवैल्यू करने पर पैसे वाकई अदा करने पड़े हैं वो रियलाइज्ड है, टैक्स वाले उसको मानते हैं, वो काउंट फॉर करेंगे, लेकिन जो अनरियलाइज्ड है उसको काउंट फॉर। और सर जी मेरी बात समझ आ रही है? लो सर, दिस वाज पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 7, मई 2023 को MS Sana purchased a vehicle not applying for hire amounting to rupees 8210000 to be used solely for the purpose of her business. While preparing the tax return, she has claimed initial allowance and depreciation as per the prescribed rates given in the income tax ordinance for the full year on rupees 8210000। जी भाई सर बड़ा अच्छा सवाल है ये। व्हीकल नॉट अप्लाइंग फॉर हायर है, एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट है या नहीं? तो पहली बात तो यह है कि इनिशियल अलाउंस तो नहीं मिलेगा, दूसरा बिजनेस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, डेप्रिसिएशन मिलेगी या नहीं? सर डेप्रिसिएशन मिलेगी या नहीं? मिलेगी यार डेप्रिसिएशन तो। अच्छा जी मई 2023 में किया, मई और जून 2 माह की डेप्रिसिएशन मिलेगी? टैक्स में तो 2 माह की डेप्रिसिएशन होती ही नहीं है, यहां पूरे साल की होती है, यहां पूरे साल की। सर जी पूरे साल की डेप्रिसिएशन अलाउ होगी, 8210000 पर डेप्रिसिएशन मिलेगी। हाँ अब तीसरी बात, शाबाश, ये भाई ने बात बड़ी वैलिड की है, 8210000 पर डेप्रिसिएशन मिलेगी। टैक्स वाले कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, तो 7.5 मिलियन पर डेप्रिसिएशन लाओगी, अकाउंटेंट ने जो इस वैल्यू पर डेप्रिसिएशन कही होगी वो ऐड बैक हो जाएगी, या वो वाली डेप्रिसिएशन अलाओ। बिल्कुल सही कहा है, शाबाश। नहीं भैया डेप्रिसिएशन के बारे में रूल होता है फुल ईयर नील ईयर का, 2 माह तो हो ही नहीं सकती, अगर इनटेंजिबल होता फिर भी 2 माह नहीं होनी थी, डेज पे होनी थी, शाबाश डेज पे होनी थी। लो भैया अप्रैल 1 2023 को अजहर ने परचेज कर लिया अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर 5 मिलियन। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कितने का था? 5। सॉफ्टवेयर की यूजफुल लाइफ थी 30 साल। टैक्स वाले कहते हैं यहां डेफिनेट होगी या इनडेफिनेट होगी, अगर इनडेफिनेट हुई तो भी 25 साल, अगर 25 साल से ज्यादा होगी तो भी 25 साल। मैक्सिमम यूजफुल लाइफ है 25 साल। भैया 5 मिलियन 25 साल यूजफुल लाइफ, और 1 अप्रैल 2023 की बात करें। जी भाई अप्रैल मई जून, जी भाई अप्रैल के 30 दिन, मई के 31 दिन, जून के 30 दिन, 91 डिवाइडेड बाय 365। ये सर जी मेरी बात समझ आ गई? 91 डिवाइडेड बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 5 मिलियन। जी भाई
यार 91 डिवाइड बाय 365 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 मिलियन डिवाइडेड बाय 30 इयर्स, फिर आपकी वैल्यू आएगी 25 ईयर। सॉरी यार, मैं लिख देना वहाँ यार, मुगालता ना हो जाए। 5 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 91 डिवाइड बाय 365, ये इतनी अमोर्टाइजेशन माइनस होगी। आगे आ जाओ, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस था 2,10,000 रुपए का, प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज कर दिया गया था। द कंपनी हैज नॉट डिडक्टेड एनी टैक्स ऑन द सेड एक्सपेंस। सर जी 2,10,000 रुपया एक्सपेंस के तौर पे माइनस हो गया है, लेकिन कोई टैक्स नहीं काटा। रूल असल पहले रूल बताऊंगा, फिर उसकी एक्सेप्शन बताऊंगा जिस पर ये है। तो जो रूल ही याद ना हो तो इसका मतलब है फासला भी ज्यादा है। सर सुनिएगा, असूल ये है, अगर मैंने कोई पेमेंट की थी और टैक्स नहीं काटा तो वो खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। 2 लाख, अब असूल समझा आगे, फिर ये बताता हूं। 2,10,000 रुपए की पेमेंट की, टैक्स नहीं काटा, 2,10,000 रुपए का खर्चा किया है, इनकम में से भी माइनस काट दिया लेकिन टैक्स नहीं काटा, तो ये अलाउ होगा। द कंपनी हैज नॉट अलाउ होगा। इसका जवाब है भैया टैक्स तो काटना होता है जब पेमेंट करते हैं, जब रिकॉर्ड करते हैं उस वक्त थोड़ी टैक्स काटते हैं। तो भैया अगर पेमेंट करते वक्त टैक्स नहीं काटा तो माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। रिकॉर्ड करते वक्त तो टैक्स थोड़ी काटना, अगर रिकॉर्ड कर लिया तो टैक्स नहीं भी काटा तो कोई बात नहीं, उसकी खैर है। रिकॉर्ड करते वक्त टैक्स नहीं भी काटा तो कोई बात नहीं, पेमेंट करते वक्त टैक्स काटना है तो इसमें ये अलाउड एज डिडक्शन होगा। और हमारा आखिरी सवाल, सर आप अपने टेस्ट की तैयारी शुरू कर दीजिए, ये सारा आज फ्लैशबैक ही है। सर जी ABC प्राइवेट लिमिटेड हैज चार्ज डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू द रेट्स एडमिसिबल अंडर द टैक्स लॉज अमाउंटिंग टू 1 लाख। यार 1 मिनट, सिर्फ कैपिटल गेन और बिजनेस आएगा, ये तैयार कर लो, आपकी मेहरबानी है। मिड के चक्रों में मैं 5 चैप्टर दूंगा, कुछ भी ना तैयार हुए, उससे बेहतर है सिर्फ ये 2 कर लो। सिर्फ कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम बिजनेस, यार ऐना तो हो जाएगा ना, हफ्ते वाले दिन छुट्टी भी है। सिर्फ कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम बिजनेस आएगा। मैं आपको पहले बता रहा हूं 25 नंबर से कम का पेपर इनकम फ्रॉम बिजनेस में से आ ही नहीं सकता। तो आपकी मेहरबानी यार ये तैयार कर लो, ठीक है। सिर्फ कैपिटल गेन और इनकम, उसमें से भी 80% पेपर बिजनेस में से आएगा, 20% पेपर कैपिटल गेन में से आएगा। हुन भी ना करो, हुन तो सवाल ही दसने रह गए। सर जी ABC प्राइवेट लिमिटेड ने चार्ज कर दी डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू द रेट्स एडमिसिबल अंडर द टैक्स लॉज अमाउंटिंग टू 1,25,000 ऑन मशीनरी टेकन ऑन लीज फ्रॉम अ स्केजुअल बैंक। लीज रेंटल्स जो थे वो 2,20,000 के थे। अब गौर से बात सुनना, XYZ ने चार्ज कर दिया डेप्रिसिएशन 1,25,000 रुपए की, किस मशीन पर? उस मशीन पर जो लीज पर ली गई है। टैग सर जी लेसी ने माइनस कर दिया। अगला काम, लेसी ने किस्त भी दिया है 2,20,000 रुपए की। सर जी द लीज मशीनरी वॉज ट्रांसफर टू ओन्ड ऑन। बड़ा अच्छा सवाल है यार, कमाल है, इसने तो सब कुछ एक ही बार ही पूछ लिया। सर सुनना, पहले सवाल आराम से सुनो, फिर मैं इसको बताता हूँ। 5 मिनट ऊपर हो जाएंगे लेकिन बात समझ आ जाएगी, और ये आखिरी बात है इस हवाले से। ABC प्राइवेट लिमिटेड ने चार्ज कर दिया है डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू द रेट्स एडमिसिबल अंडर द टैक्स लॉज अमाउंटिंग टू 1,25,000 ऑन मशीनरी टेकन ऑन लीज फ्रॉम अ स्केजुअल्ड बैंक इन अगस्त 2017।
अगर 2017 को जो गाड़ी लीज पर ली थी उसके हवाले से जो पेमेंट की है, उसके हवाले से जो डेप्रीसिएशन है वो चार्ज कर दी है। लीज रेंटल 2023 में कितना पे किया था सर? आपको पता है लीज रेंटल माइनस करते हैं और वो जो डेप्रीसिएशन है वो ऐड बैक, ये तो पता है ना। डेप्रीसिएशन अलाउ नहीं होगी, लीज रेंटल अलाउ होंगे। इधर तक आ गए हो, आगे आओ। ये लीज मशीनरी 30 अप्रैल 2023 को ओन्ड में ट्रांसफर हो गई थी। लीज से किस में आ गई है सर? जब लीज से ओन में आ जाए तो रिकॉर्ड करेगा लेसी किस वैल्यू पर? शाबाश, रेजिडुअल वैल्यू पर। सर ये ऑन मैच्योरिटी द अकाउंटिंग WDV 5 लाख था और मार्केट वैल्यू 8 लाख थी, रेजिडुअल वैल्यू 50,000 थी। हमको किस पर रिकॉर्ड करेंगे? यार मेरी बात समझ आ गई, तो मैंने आज ही पढ़ाया है। सर जी वो कह ये रहा है कि आपने लीज खत्म हो गई, अब लीज से ओन में ट्रांसफर हो गया, तो किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे? यार मेरी बात पिक कर ली है, रेजिडुअल वैल्यू के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे। अगली बात सुनना सर, इस पर डेप्रिसिएशन मिलनी है। अब पहला सवाल यह है, इनिशियल अलाउंस मिलना है या नहीं मिलना? सर इनिशियल अलाउंस मिलना है या नहीं मिलना? सर ये नहीं है और नहीं है। पहले बैंक की मलकियत थी, अब हमें मिली है। ब्रांड न्यू तो नहीं है, इंपोर्टेड भी नहीं है, पाकिस्तान में पहली बार इस्तेमाल नहीं हो रही, इनिशियल अलाउंस नहीं मिलेगा। सिर्फ डेप्रिसिएशन मिलेगी 15। यार मेरी बात पिक कर रहे हो? काफी गहरी बात थी, इसलिए मैं एक एक स्टेप बताता हूं। पहले केस में डेप्रिसिएशन लीज एसेट में माइनस किया, उसे ऐड करना, फिर लीज रेंटल माइनस करने, फिर उसी साल गाड़ी लीज से किस में ट्रांसफर हो गई? ओन में। गाड़ी को किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे? 50,000 पर, यानी रेजिडुअल वैल्यू पर, ना मार्केट वैल्यू पर ना WDV पर। अच्छा अगली बात, 50,000 पर रिकॉर्ड कर ली, डेप्रिसिएशन अलाउ होगी। सर 2 माह की डेप्रिसिएशन लेंगे, मई और जून की। फुल ईयर नील ईयर का असूल पड़ा हुआ है ना, तो भैया 50,000 का 15% डेप्रिसिएशन होगी। सर आज का दिन पूरा रिफ्रेशर ही था, इसको बहुत अच्छे से तैयार करने लगे। कल एक दिन मजीद आपके साथ मैक्सिमम क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, परसों मिनिमम टैक्स रिजीम और फिर सैटरडे को ऑफ और फिर मंडे को फुल फ्लेज ये 2 चैप्टर्स। अब 2